हेलो एंड वेलकम एवरीवन। हमारी पॉलिटी सीरीज के डे 5 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं हूँ रोहन। प्रिया, आज के टॉपिक पर जाने से पहले एक सवाल है जो लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले के मन में आता है कि भाई भारत को असल में चलाता कौन है, हमारे प्रेसिडेंट या हमारे प्राइम मिनिस्टर। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है रोहन, और सच कहूं तो यहीं से हमारे पूरे पार्लियामेंट्री सिस्टम की समझ शुरू होती है। देखिए, भारत में दो सबसे बड़े पद हैं। एक है राष्ट्रपति, जो हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, मतलब हेड ऑफ स्टेट, और दूसरे हैं प्रधानमंत्री, जो सरकार के प्रमुख हैं, यानी हेड ऑफ गवर्नमेंट। बिल्कुल, और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। प्रेसिडेंट देश के नॉमिनल हेड होते हैं, मतलब नाम मात्र के प्रमुख। वो देश के पहले नागरिक हैं और उनकी भूमिका ज्यादातर सेरेमोनियल होती है। लेकिन जो असली कार्यकारी शक्ति है, जिसे हम रियल एग्जीक्यूटिव पावर कहते हैं, वो प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के हाथ में होती है। और आज हमारी पूरी चर्चा इसी रियल एग्जीक्यूटिव के आसपास घूमने वाली है। तो चलिए फटाफट आज के एजेंडा पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम भारत के असली कार्यकारी प्रमुख यानी प्राइम मिनिस्टर के रोल को समझेंगे। फिर हम उनकी मिनिस्टीरियल टीम मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि ये टीम संवैधानिक नियमों के तहत काम कैसे करती है। फिर कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच जो एक छोटा सा लेकिन बहुत ज़रूरी अंतर है, उसे समझेंगे। और फिर होगा एक मज़ेदार क्विज टाइम। और आखिर में हम आपको बताएंगे कि अगले दिन का हमारा टॉपिक क्या है। तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, भारत के असली कार्यकारी प्रमुख। इसमें हम सरकार के सबसे अहम पद यानी प्रधानमंत्री की भूमिका को थोड़ा और गहराई से समझेंगे। अच्छा, तो प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति होती कैसे है? हमारे संविधान का आर्टिकल 75(1) कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को भी नहीं चुन सकते। उन्हें लोकसभा में जिस पार्टी या गठबंधन को बहुमत मिला है, उसी के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना होता है। तो ये एक तरह की संवैधानिक बाध्यता है, कोई पर्सनल चॉइस नहीं। अब सवाल ये है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? बहुत सिंपल है। पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसे संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति नियुक्ति के समय सदस्य नहीं भी है तो भी वो पीएम बन सकता है, पर उसे 6 महीने के अंदर अंदर सदस्यता लेनी पड़ेगी, वरना पद छोड़ना होगा। और तीसरा है उम्र। लोकसभा सदस्य के लिए कम से कम 25 साल और राज्यसभा सदस्य के लिए 30 साल। प्रधानमंत्री की शक्तियां बहुत ज्यादा हैं। वो सरकार के मुखिया हैं, राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि किसे मंत्री बनाया जाए। फिर उन मंत्रियों के बीच पोर्टफोलियोज मतलब मंत्रालय बांटते हैं और उनमें फेरबदल भी कर सकते हैं। यही वो शक्ति है जो सरकार की दिशा तय करती है। वो कैबिनेट मीटिंग्स की अध्यक्षता करते हैं, साथ ही वो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच कम्युनिकेशन का मुख्य चैनल भी हैं। संसद का सत्र बुलाने की सलाह देने से लेकर नीति आयोग जैसी कई महत्वपूर्ण संस्थाओं के अध्यक्ष होने तक उनकी भूमिका बहुत बड़ी है। सही कहा जाता है कि प्रधानमंत्री वो सूरज है जिसके चारों ओर बाकी ग्रह यानी मिनिस्टर्स घूमते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर। जैसा कि रोहन ने कहा, प्रधानमंत्री अकेले काम नहीं करते। उनकी एक बहुत बड़ी टीम होती है जिसे हम कहते हैं मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और इसका संवैधानिक आधार क्या है? हमारे संविधान का आर्टिकल 74(1) साफ साफ कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति को इसी मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करना होता है। ये एक फंडामेंटल रूल है, हमारी संसदीय प्रणाली की नींव है ये। इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मंत्रियों की एक हायरार्की होती है, मतलब अलग अलग रैंक्स होते हैं। सबसे ऊपर होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, जो होम, डिफेंस, फाइनेंस जैसे सबसे जरूरी मंत्रालयों के हेड होते हैं। फिर आते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, जो छोटे मंत्रालयों को इंडिपेंडेंटली संभालते हैं और सीधे पीएम को रिपोर्ट करते हैं। तीसरे नंबर पर हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स की मदद के लिए उनके साथ अटैच होते हैं। और आखिर में आते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर्स, जिनका काम प्रशासनिक कार्यों में मदद करना होता है। ठीक है, तो अब जब हम टीम का स्ट्रक्चर समझ गए हैं, तो अब ये समझना जरूरी है कि ये टीम काम कैसे करती है, इसके नियम क्या हैं। हमारा तीसरा सेक्शन इसी पर है, द कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स ऑफ द गेम।
पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक सबसे जरूरी सिद्धांत है सामूहिक उत्तरदायित्व, यानी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये दिया गया है आर्टिकल 75(3) में, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि पूरी की पूरी मंत्री परिषद अपने सभी कामों और फैसलों के लिए एक साथ लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है, किसी एक मंत्री के प्रति नहीं, बल्कि पूरे हाउस के प्रति। बिल्कुल, इसे याद रखने का एक बहुत ही पॉपुलर तरीका है ये कहावत, दे स्विम एंड सिंक टुगेदर। मतलब वे एक साथ तैरते हैं और एक साथ ही डूबते हैं। अगर सरकार का कोई एक फैसला भी सदन में गिर जाता है तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ उस एक मंत्री की नहीं, बल्कि पूरी सरकार की होती है। और अगर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो सिर्फ एक मंत्री को नहीं, बल्कि पूरी मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है। तो अब सवाल ये उठता है कि लोकसभा इस सामूहिक उत्तरदायित्व को एनफोर्स कैसे करती है। मतलब सदन के पास सरकार को जवाबदेह ठहराने का सबसे बड़ा टूल कौन सा है? इसका जवाब है अविश्वास प्रस्ताव, यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है, क्योंकि सरकार लोकसभा के प्रति ही तो रिस्पॉन्सिबल है। इसे लाने के लिए कम से कम 50 सांसदों का समर्थन चाहिए, और अगर ये प्रस्ताव बहुमत से पास हो गया तो जैसा प्रिया ने कहा, पूरी सरकार को, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ता है। ये सरकार के बहुमत का अल्टीमेट टेस्ट होता है। अब आते हैं हमारे चौथे सेक्शन पर, जो एक बहुत ही आम कंफ्यूजन को दूर करेगा। कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आखिर फर्क क्या है? ये दोनों शब्द हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल और प्रैक्टिकल टर्म्स में इनमें जमीन आसमान का फर्क है। और हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जो एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। ओके, तो इस टेबल से ये एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक बड़ी बॉडी है जिसमें 60, 70 या उससे भी ज्यादा मंत्री हो सकते हैं। इसमें सभी रैंक्स के मंत्री शामिल होते हैं। दूसरी तरफ कैबिनेट एक छोटी और बहुत पावरफुल बॉडी है जिसमें सिर्फ 15-20 सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। ये सरकार का कोर या इनर सर्कल है। सरकार के जितने भी बड़े और इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस होते हैं वो कैबिनेट ही लेती है। इसकी बैठकें भी अक्सर होती हैं, कभी कभी तो हर हफ्ते, जबकि पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठकें ना के बराबर होती हैं। असल में कैबिनेट ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की शक्तियों का इस्तेमाल करती है। बहुत बढ़िया रोहन, मुझे लगता है कि अब तक हमारे लिसनर्स को सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो अब समय है अपने ज्ञान को परखने का। आप सब भी साथ साथ जवाब देने की कोशिश जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं क्विज टाइम। पहला सवाल, आर्टिकल 74 के अनुसार मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए प्रेसिडेंट, बी प्राइम मिनिस्टर, सी स्पीकर या डी चीफ जस्टिस। ये तो हमने सबसे पहले ही डिस्कस किया था। जी हाँ, सही जवाब है बी प्राइम मिनिस्टर। अगला सवाल, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत किस अनुच्छेद में है? ए आर्टिकल 74, बी आर्टिकल 78, सी आर्टिकल 75(3) या डी आर्टिकल 77। याद है स्विम और सिंक टुगेदर? बिल्कुल सही जवाब है सी आर्टिकल 75(3). ये आर्टिकल बहुत जरूरी है। तीसरा सवाल, एक मंत्री जो संसद का सदस्य नहीं है उसे कितने समय के अंदर सदस्य बनना जरूरी है? ए 3 महीने, बी 6 महीने, सी 1 साल या डी कोई समय सीमा नहीं। और इसका सही जवाब है बी 6 महीने, जैसा कि आर्टिकल 75(5) में बताया गया है। चौथा सवाल, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ए जनता सीधे तौर पर, बी लोकसभा, सी मुख्य न्यायाधीश या डी राष्ट्रपति। इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हम वोट जरूर देते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की फॉर्मल अपॉइंटमेंट डी राष्ट्रपति ही करते हैं। पांचवा सवाल, मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ए लोकसभा का 10%, बी लोकसभा का 15%, सी संसद का 20% या डी कोई सीमा नहीं। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद ये सीमा तय कर दी गई है, और वो है बी लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%। छठा सवाल, अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पेश किया जा सकता है? ए केवल लोकसभा में, बी केवल राज्यसभा में, सी दोनों सदनों में या डी संयुक्त बैठक में। याद रखिए, सरकार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए सही जवाब है ए केवल लोकसभा में। राज्यसभा सरकार नहीं गिरा सकती। सातवां सवाल, केंद्र सरकार में एक मंत्री के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? ए
डेप्यूटी मिनिस्टर, बी मिनिस्टर ऑफ स्टेट, सी कैबिनेट मिनिस्टर या डी चीफ मिनिस्टर। ध्यान रहे, चीफ मिनिस्टर तो राज्य के प्रमुख होते हैं। केंद्र सरकार में सर्वोच्च पद है सी कैबिनेट मिनिस्टर। 8वां सवाल, मंत्रियों के बीच मंत्रालयों का बंटवारा कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी कैबिनेट सचिव, सी स्पीकर या डी प्रधानमंत्री। ये एक बहुत ही अहम शक्ति है जो डी प्रधानमंत्री के पास होती है। 9वां सवाल, प्रधानमंत्री के इस्तीफे का मतलब किसका इस्तीफा होता है? ए सिर्फ पीएम का, बी पूरे कैबिनेट का, सी पूरी मंत्रिपरिषद का या डी किसी और का नहीं। चूंकि पीएम ही मंत्रिपरिषद के हेड होते हैं, उनके इस्तीफे से पूरी सरकार गिर जाती है। तो सही जवाब है सी पूरी मंत्रिपरिषद का इस्तीफा। और आज का आखिरी सवाल, कैबिनेट किसका हिस्सा है? ए न्यायपालिका, बी विधायिका, सी मंत्रिपरिषद या डी राष्ट्रपति सचिवालय। जैसा हमने समझा था, कैबिनेट सी मंत्रिपरिषद का ही एक छोटा लेकिन सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। वाह, क्या शानदार क्विज था। उम्मीद है आप सबने अच्छा स्कोर किया होगा और आपके कॉन्सेप्ट्स और भी ज्यादा मजबूत हुए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगले दिन हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो डे 6 पर हम बात करेंगे भारत की संसद के बारे में। हम लोकसभा और राज्यसभा के स्ट्रक्चर, पावर्स और वो कैसे काम करते हैं, इन सब को डिटेल में समझेंगे। ये एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो अगला सेशन बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और आज का ये सेशन खत्म करने से पहले एक सवाल सबके लिए। प्रधानमंत्री के पास इतनी शक्तियां हैं, तो हमारा भारतीय सिस्टम ये कैसे इंश्योर करता है कि पावर का बैलेंस बना रहे और कोई भी पद तानाशाही में न बदल जाए? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले सेशन में।